इसमें हम एंजाइम्स को पढ़ेंगे और बायोएनर्जेटिक्स को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे किसको जी? एंजाइम्स को। एंजाइम्स क्या होते हैं जी? बेसिकली एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट हैं। इनका काम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हुए ये खुद कंज्यूम नहीं होते। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये बायो कैटालिस्ट हैं। ठीक है, और काम इनका क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। और याद रख लें, इस दौरान ये कंज्यूम नहीं होते, नॉट कंज्यूम। एंजाइम्स रीयूजेबल हैं, अगेन एंड अगेन हम इनको यूज करते हैं। अच्छा, एंजाइम्स हमारे पास जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन इन नेचर, और विद अ सिंगल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? राइबोजाइम। ठीक है जी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये जो हमारे पास राइबोजाइम है, राइबोजाइम, याद रख लें ये एक ऐसा एंजाइम है जो बाय नेचर आरएनए होता है। ठीक है, ये बाय नेचर क्या होता है? आरएनए। और एमसीक्यूज आता है कि ये कौन सा आरएनए होता है? तो ये राइबोसोमल आरएनए है जी। ये कौन सा आरएनए है? राइबोसोमल। और इसका काम क्या है राइबोसोम का? ये बेसिकली एक्ट एज पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज के तौर पे। यानी इसका काम ये है, ये अमीनो एसिड्स के दरमियान में जो है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करवा रहा होता है। पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है जी। और ये बेसिकली जो है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उसमें अमीनो एसिड्स के दरमियान में ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। ये राइबोसोम के पास पाया जाता है बेसिकली। इसके अलावा बाकी सारे एंजाइम्स किस तरह के हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ओके, उसके बाद एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। आपको पता है एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। इसी तरह से एंजाइम वर्क करते हैं इन एक्वस मीडियम, वर्क इन एक्वस मीडियम। इसी तरह फिर हम कहते हैं ये वर्क करते हैं इन वीवो एंड या और इन विट्रो। इन विट्रो, इन विवो का मतलब होता है सेल के अंदर, और इन विट्रो का मतलब होता है सेल से बाहर, लैब के अंदर। ठीक है जी, इन सेल और आउट ऑफ सेल। ठीक है जी, इन विवो एंड इन विट्रो। इसी तरह हम कहते हैं कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट वर्किंग करने के लिए कुछ कोफैक्टर्स की जरूरत होती है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं बेसिकली, जिन पे आगे हम बात भी करेंगे। सम एंजाइम्स नीड कोफैक्टर। डन हो गया जी। कोफैक्टर क्या होता है आगे देखेंगे। अच्छा, इसी तरह फिर हम कहते हैं कि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक हो सकते हैं अपने काम में, हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में जाके इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये कोफैक्टर, इसको देखते हैं और इस पॉइंट को हम ऑनवर्ड देखते हैं। अब जो एंजाइम है हमारे पास, आप याद रख लें कि एंजाइम वहां पर पाए जाते हैं जहां पर उनका रिलेटिव फंक्शन हो रहा हो। मिसाल के तौर पे प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले एंजाइम राइबोसोम के पास, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के पास, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम लाइसोसोम के पास, फोटोसिंथेसिस करने वाले एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के पास। ऐसा है ना कि डीएनए रेप्लिकेशन करने वाले एंजाइम न्यूक्लियस के पास। तो एंजाइम वहां पर पाए जाते हैं जहां पर उनका रिलेटिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। अच्छा, खैर एंजाइम जो है, एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो एक स्पेशल साइट की वजह से होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है जी, एक्टिव साइट, जिस पे भी हम बात भी करते हैं।
ओके, तो अब जो हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर है, आप जरा उसको देखें। देखिए, ये लेट सपोज स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम देखते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम जो है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है जी। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, और इनके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है प्रोटीन का, वो कौन सा होता है? टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। एंजाइम वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंटेन कर रहे होते हैं, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। डन हो गया जी। अच्छा, खैर, इसी तरह से हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एंजाइम को। ये देखिएगा, लेट सपोज ये एक एंजाइम हमने बनाया, तो ये इसकी साइट जो है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट है जी। और ये साइट हमारे पास जो है वो कौन सी साइट है जी अब्दुल, कौन सी साइट है? एलो स्टेरिक जी, कौन सी साइट है? एलोस्टेरिक साइट। मुद्दा समझ आया कि कोई नहीं आया? ये साइट कौन सी है, बताएं कौन सी है? एलोस्टेरिक साइट। तो ये साइट कौन सी होगी जी? एलोस्टेरिक। ओके, तो अब जो हमारे पास एक्टिव साइट है, इसकी हमारे पास फर्दर दो साइट्स होती हैं। कितनी साइट्स होती हैं? टू साइट्स। तो दो साइट्स कौन कौन सी हैं, उन पे हम बात करते हैं। देखें, एक जो है वो, एक साइट जैसे हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग साइट, और दूसरी साइट जैसे हम क्या कहेंगे, कैटालिटिक, कैटालिटिक साइट, ठीक है। अब जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट, देखें इसका क्या काम है? रिकग्नाइज करना। ये क्या करते हैं? रिकग्नाइज व्हाट? सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स विद सबस्ट्रेट, ठीक है जी। बाइंड्स, बाइंड कर जाता है किसके साथ? सबस्ट्रेट। और कैटालिटिक साइट का क्या काम ठहरा? ये क्या करता है? ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर। देखिए, जब मैं एस लिख रहा हूँ तो आपने क्या समझना है? सबस्ट्रेट। और जब मैं पी लिख रहा हूँ तो आपने क्या समझना है? प्रोडक्ट। आपने क्या समझना है जी? प्रोडक्ट समझना है। अच्छा, तो ये दो साइट्स किसकी हैं बेसिकली? एक्टिव साइट की। एक्टिव साइट क्या है बेसिकली? एक्टिव साइट एक चार्ज बेरिंग साइट है। चार्ज बेरिंग साइट है, ठीक है जी। ये एक चार्ज बेरिंग साइट है, जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है वो 3 to 12 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, और वो एंजाइम है जी एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम है? एल्डोलेज। अब ये जो एल्डोलेज एंजाइम है, इसका क्या काम ठहरा? ये आपको याद होगा, ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, उसमें जो स्टेप नंबर 4 है बेसिकली, उसमें ये काम कर रहा होता है, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को सप्लिट किया जाता है एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। ये सप्लिटिंग जो है ये करवा रहा होता है। तो एल्डोलेज जो हमारे पास एंजाइम है, इसकी जो एक्टिव साइट है, उसके पास 3 अमीनो एसिड्स होते हैं। एक्टिव साइट के पास कितने अमीनो एसिड्स हैं? एक्टिव साइट हैज हाउ मेनी अमीनो एसिड? 3 अमीनो एसिड। और वो 3 अमीनो एसिड कौन से हैं? ग्लाइसिन, एलानीन और हिस्टिडीन। ग्लाइसिन, एलानीन और हिस्टी जी। कौन कौन से अब्दुल रहीम? ग्लाइसिन, एलानिन, हिस्टडीन। और हिस्टिडीन। वेरी गुड, क्या बात है, माशाल्लाह। ओके, अब हमारे पास जो है वो एलोस्टेरिक साइट। देखें, एक्टिव साइट के अलावा बाकी जो साइट होगी वो कौन सी होगी?
एलोस्टेरिक साइट। और इसका क्या काम ठहरा, ये स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस करती है। इसका क्या काम ठहरा, ये स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही होती है। खैर, अब जो हमारे पास ये तो हमने एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखा, अब हम किसको देखेंगे जी, अब हम देखेंगे कोफैक्टर को। तो आप जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये है जी कोफैक्टर। हाँ, अब बताए कोफैक्टर जो है एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये किस तरह का पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। ये नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन इन नेचर होता है, और ये कुछ एंजाइम्स को उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए रिक्वायर होता है। कुछ एंजाइम्स को ये उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए रिक्वायर है। ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज, ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में। ये क्या करता है, एक्ट एज ब्रिज बिटवीन व्हाट, एंजाइम एंड व्हाट, सबस्ट्रेट। और दूसरा काम ये क्या करता है, ये कुछ रिएक्शंस में एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, गिव एनर्जी इन सम रिएक्शंस। ये आपको क्लियर हो गया जी? Yes, sir. वेरी गुड। अगली बात, अब जो कोफैक्टर है इसकी हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं बताइएगा, 3 टाइप्स। ये जी देखिए, हमारे पास जो 3 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली, सेकंड और थर्ड, ये देखते हैं हम। और सबसे पहली टाइप हम देख लेते हैं, कोएंजाइम, ठीक है। इसी तरह प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, या एक्टिवेटर, एक्टिवेटर और प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये 3 टाइप्स हैं जी किसकी, जबरदस्त, कोफैक्टर की 3 टाइप्स ठहरी। नेचर इनकी क्या है, जो कोएंजाइम है ये ऑर्गेनिक है जी, ऑर्गेनिक, ठीक है। प्रोस्थेटिक भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, और एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक होता है। डन हो गया। को एंजाइम जो है ये लूजली अटैच होता है जी एंजाइम के साथ। किस तरह का अटैच होता है, जबकि जो हमारे पास ये एक्टिवेटर है ये भी डिटैचेबल है, डिटैचेबल। और इसके बारे में याद रख लें, ये सिर्फ तभी जाके एंजाइम के साथ जुड़ता है जब एंजाइम ने काम करना होता है, अदरवाइज ये नहीं जुड़ रहा होता, ठीक है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली बॉन्डेड होता है, ये एक दफा लग जाए तो फिर उतरता नहीं है, परमानेंटली बॉन्डेड। जी किस तरह का है जी ये परमानेंटली बॉन्डेड। ये हमारे पास जो क्या है जी कोएंजाइम, ये रीयूजेबल है, रीयूजेबल है ना जी। ये भी एक्टिवेटर भी रीयूजेबल है। और ये जो कोएंजाइम है ये हमारे पास आप याद रख लें, ये रिलेटेड टू विटामिन होता है, रिलेटेड टू विटामिन्स। और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास NAD है, FAD है, ठीक है, ATP है। ये एग्जांपल्स है किसकी, बता दें जी किसकी। वेरी गुड। अब्दुल किसकी एग्जांपल्स हैं, Cofactors. ना ना, कोफैक्टर में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किसको, कोएंजाइम को। Coenzyme. वेरी गुड, बहुत अच्छा अब्दुल। तो अब एक्टिवेटर को सुनते हैं। देखिए एक्टिवेटर मैंने आपको बताया ये क्या है, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक होते हैं और ये बाय नेचर मेटल आइंस होते हैं, मेटल आइंस। हाँ जी, किस तरह के होते हैं, मेटल आइंस। और मैग्नीशियम एग्जांपल ले लें इसकी, है ना जी, जिंक ले लें, इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। खैर, अब प्रोस्थेटिक ग्रुप, देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली बॉन्डेड होते हैं और ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, लग जाए तो उतरते नहीं है। एग्जांपल, एग्जांपल इसकी है आयरन कॉन्टेनिंग, कॉन्टेनिंग, ठीक है, पोरफ्रिन रिंग,
ठीक है। ये पोर्फिरिन रिंग जो है ये क्लोरोफिल भी कंटेन कर रहा होता है। आपने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में भी देखा होगा जिसका सेंट्रल एटम मैग्नीशियम था। लेकिन यहाँ पे आयरन कंटेनिंग पोर्फिरिन रिंग की बात कर रहे हैं तो वो पाया जा रहा होगा हीमोग्लोबिन के पास, और वो पाया जा रहा होगा साइटोक्रोम्स के पास। तो वो एग्जांपल है किसकी, प्रोस्थेटिक ग्रुप की। पॉइंट समझ आ गया जी? Yes. इज देयर एनी प्रॉब्लम? दैट्स गुड। अच्छा खैर तो अब हमने कोफैक्टर्स को पढ़ लिया। याद रख लें कुछ एक दो टर्म को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास है जी, ये देखिएगा एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस को पढ़ते हैं ताकि थोड़ा हमें आइडिया हो। देखें आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि आपने अभी भी कहा कि एक एंजाइम है उसको रिक्वायर है कोफैक्टर, कोफैक्टर उसके साथ आके लगेगा तो एंजाइम फंक्शन करना परफॉर्म कर देगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वो कोफैक्टर के बगैर इनएक्टिव होते हैं, लेकिन कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती उन्हें एक्टिवेट करने के लिए। कोई और मैकेनिज्म होता है उनको एक्टिवेट करने के लिए, जैसा कि हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे भी। पहले आप एपो एंजाइम और होलो एंजाइम को समझ लें, फिर उसकी एग्जांपल देता हूं मैं। तो एपो एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम को कहते हैं जी, इनएक्टिव एंजाइम को। और होलो एंजाइम एक्टिव एक्टिव एंजाइम को कहते हैं। बताएं किन किन को कहते हैं जी? Inactive. एक्टिव एंजाइम को कह रहे होंगे, ऐसा है ना जी? अच्छा इसी तरह से फिर हम बात करते हैं क्या जी, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम माइनस कोफैक्टर, यानी उसमें से आप उसका कोफैक्टर निकाल दें तो पीछे एंजाइम जो होगा वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, और उसे हम क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। और होलो एंजाइम एक्टिवेटेड एंजाइम होता है, एंजाइम विद कोफैक्टर, एंजाइम विद कोफैक्टर। ऐसा है ना जी, एंजाइम के साथ अगर उसका कोफैक्टर लग जाए तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसे क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। लेकिन किसी भी एंजाइम के एक्टिव और इनएक्टिव होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास उसको कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एंजाइम बगैर कोफैक्टर के एक्टिव और इनएक्टिव हो रहा हो। इसीलिए फिर हमने इसकी प्राइमरी डेफिनेशन क्या करनी है? इनएक्टिव और एक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम को एपो एंजाइम और होलो एंजाइम कह रहे होंगे। बगैर एंजाइम के, बगैर कोफैक्टर के एंजाइम कैसे जो है वो एक्टिव और इनएक्टिव हो सकता है? तो ये देखते हैं हम। एग्जांपल, स्टमक के अंदर एक एंजाइम रिलीज होता है जी जिससे क्या कहते हैं? पेप्सिनोजन। वो इनएक्टिव स्टेट है बेसिकली। पेप्सिनो क्या कहते हैं अब्दुल रहीम? Pepsinogen. वेरी गुड। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है जी। किस तरह का एंजाइम है? Inactive. इनएक्टिव एंजाइम है। और ये जो है जब एक्टिवेट होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पेप्सिन में। हाँ, तो इसकी इनएक्टिव स्टेट क्या कहलाएगी? एपो एंजाइम। और एक्टिवेटेड स्टेट क्या कहलाएगी? होलो एंजाइम। लेकिन इसकी एक्टिवेशन जब हुई है इसमें कोई कोफैक्टर इन्वॉल्व नहीं था, कोई कोफैक्टर इन्वॉल्व, फिर कैसे जो है वो एक एंजाइम इनएक्टिव हो सकता है? तो देखिएगा पेप्सिनोजन कैसे इनएक्टिव है। ले जी, ये हमारे पास जो है पेप्सिनोजन है, इसकी ये एक्टिव साइट है, और इसकी एक्टिव साइट के ऊपर क्या पाई जा रही है? एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? एडिशनल पॉलीपेप्टाइड की चेन, ये ग्रीन कलर से, जिसने